आवाज क्लियर आ रही है सबको मेरी? सब मुझे रिस्पॉन्ड कर दें इनबॉक्स में मैसेज करके कि आवाज क्लियर है या नहीं। ठीक है। ओके। अच्छा, हमने आज देखे थे एंडो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ऑब्वियसली एंडो इतनी ज्यादा बड़ी है, एक लेक्चर में हम सारा कवर नहीं कर सकते। ठीक है। जस्ट एज ये इस तरह से लेक्चर है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, एक तो आज आप लोगों को पता है कि फ्री प्लेटफॉर्म है। दूसरा ये है कि जो लोग ना, जिनको जिस थोड़ा सा हम पुश करें, मतलब मेन मेन कॉन्सेप्ट बता दें और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और वो लोग खुद से पढ़ लें। ठीक है। एक होते हैं स्टूडेंट जिनको मतलब गाइडेंस चाहिए होती है कि A to Z के वर्ड टू वर्ड उनको हर एक चीज एक्सप्लेन की जाए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा बस आपने पुश करना होता है, मेन मेन चीजें बस गाइड करना होती है और वो खुद ही कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सेशन है, ताकि जिनको हमसे मतलब ऐसी इतनी हेल्प मिल जाए कि वो एक सही डायरेक्शन में किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसको, लोगों को उसका अंदाजा होता है। ठीक है। क्या क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या किन पे कम टाइम देना है, किन पे ज्यादा देना है। तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी से। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली हम इसमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। ग्लैंड्स का फंक्शन, उनका जो है ना, मतलब इसमें हमने फिजियोलॉजी भी देखनी है, पैथोलॉजी भी देखनी है। ठीक है। और फार्माकोलॉजी भी ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट उसमें देख रहे होते हैं। मतलब मेनली हमने क्या देखना है, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। और फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि उनका फंक्शन क्या है, और पैथोलॉजी में क्या कि अगर वो डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आएगा बॉडी पे। ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज, अगर कोई ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या डिजीज आएगी, अगर उसकी सिक्रीशन डिक्रीज हो रही है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा बॉडी पे, क्या डिजीज होगी। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखना है। अब इसमें हमने देखना है ग्लैंड हमारे पास कैसे होते हैं। दो तरह के ग्लैंड होते हैं। ठीक है। एक मिनट। टू टाइप्स हैं ग्लैंड्स की। एंडो और एक्सो, ऐसे ही है। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और sorry, एक मिनट। ये ना वाइट बोर्ड जो है, अच्छा सही है। अब हमने ना इसमें ये देखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। ठीक है। और एक्सोक्राइन क्या होंगे हमारे पास, विद डक्ट्स होते हैं। एंडो प्लस एक्सो आ जाता है। ठीक है। अब ये हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करेंगे, ऐसे ही है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं हमारे पास, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, विद द थ्रू द डक्ट्स। एक मिनट, इसको दोबारा से शेयर करूँ। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब हमने देखे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एंडो हमारे पास क्या कर रहे थे कि जो ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीशन दे रहे थे, एक्सो क्या कर रहे थे, वो डक्ट्स में जा रहे थे, ऐसे ही है। अब हमने बेसिकली हमारा मेन फोकस किस पे होगा यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने हैं। अब इसमें ना हमने इन ग्लैंड में भी हमने बेसिकली तीन हार्मोन्स जो हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमने ना मेन फोकस रखना है। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है ना, मैंने प्राइवेसी नहीं लगाई हुई तो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे कुछ टाइप वगैरह कुछ ना करें। ठीक है। अब इसमें हमारे पास थ्री आ जाएंगे थायराइड हार्मोन, जो हमने मेनली पढ़ने हैं, और जो मैं आप लोगों को आज कराऊंगी, जो मेन इंपॉर्टेंट है। थायराइड है हार्मोन, इंसुलिन और कॉर्टिसोल। ठीक है।
इनकी हम फिजियोलॉजी भी देख लेंगे, और इनकी हमने डिजीजेस भी देख लेनी है, डिक्रीज और इंक्रीज से क्या डिजीज होती है, ठीक है। थायराइड, इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल, ये तीन ग्लैंड जो हैं, इनसे हमने क्या करना है कि इनको हम देख लेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थायराइड से। अच्छा, आप लोगों को पता है हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दूसरा होता है, उसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मैक्सिमम ग्लैंड जो है ना हमारे पास सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, हमारे पास मैक्सिमम ग्लैंड जो होते हैं वो यहीं से सिक्रीट होते हैं। टीएसएच सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पास फोलिकुलर जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ से एफएसएच आ रहा होता है, एलएच आ रहा होता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन, डिफरेंट हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन स्क्रीट करेगा, प्रोलैक्टिन स्क्रीट करेगा। इसके ऊपर हाइपोथायरॉइड, हमें पता है हाइपोथायरिज्म, हाइपोथायरमस एक्ट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, टीआरएच, ठीक है। टीआरएच ने एक्ट करना है इसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है फिर आगे से क्या करेगा, टीएसएच रिलीज करेगा, और टीएसएच फिर फर्दर क्या करता है, ये हमारे पास थायराइड के जो फोलिकुलर सेल्स है ना वहां पे जाता है, और वहां पे थायराइड हार्मोन जो है ना उसको रिलीज करता है, ठीक है। इस तरह से हमने ये साइकिल देख के जाना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच आया, उसने जाके थायराइड के फोलिकुलर सेल्स पे एक्ट किया, और फोलिकुलर सेल्स से वापस क्या बना, थायराइड हार्मोन वहां से रिलीज हुआ। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ना एक एमसीक्यू आ जाता है, मोस्ट मोस्ट कॉमन है कि ये डिराइव किससे होता है, ये ना रेथ के स्पाउच से ड्राइव होता है। इसका ये एमसीक्यू है कि हमारे पास क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ड्राइव होता है ओरल एक्टोडर्म, जिसको रेथ की स्पाउच भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, एंटीरियर पिट्यूटरी का रेथ के स्पाउच से ये ड्राइव होता है। अब अच्छा, हमने बेसिकली ये देख लिया कि एंटीए पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीए पिट्यूटरी से हमारे पास टीएसएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, और ये डिफरेंट सारे एसीटीएच, ये सारे हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो वो एफएसएच और एलएच को रिलीज कराएगा, ऐसे ही है। वहां से टीआरएच आएगा तो एसएचएच को, टीएसएच को रिलीज कराएगा। वहां से वहां पर सीआरएच, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो वो एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ना, जब हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स आके इस पे एक्ट करेंगे और ये आगे से ना हार्मोन सिक्रीट करेगा, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उस पे क्या होता है, वो उसमें हमारे पास ना हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्री फॉर्म्ड आते हैं और वहां पे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। वहां पे स्टोर होते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो वहां से रिलीज होंगे। ये डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे पास एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई से आते हैं, ये एमसीक्यू आ जाता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से आता है हमारे पास एडीएच, और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस से आता है ऑक्सीटोसिन। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है और एडीएच कहाँ से रिलीज होता है। एडीएच हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आता है, ठीक है। और सॉरी, एडीएच जो है वहां पास आता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से, और ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये आप, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, ये देख लेना है आपने कि दोनों हार्मोन्स जो हैं वो इन न्यूक्लियाई के थ्रू आते हैं, और न्यूरोफाइसिन्स जो है ना उनके पिट्यूटरी पे आके, न्यूरोफाइसिन्स कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, उनके थ्रू पिट्यूटरी तक आके जो है ना ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। फिर वहां पे ये स्टोर फॉर्म में रहेंगे। तो ये बेसिकली हम देख लिया हमने पिट्यूटरी के बारे में। उसके बाद अब थायराइड है। थायराइड को हमने मेनली देखना है कि थायराइड की सिंथेसिस क्या होती है और थायराइड का फंक्शन क्या है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच आया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और उस हार्मोन ने क्या किया, हमारे पास थायराइड को रिलीज कराया फोलिकुलर सेल से। अब यहाँ पे बनता कैसे हमारे पास थायराइड, हमारी बॉडी में ना अगर इस तरह से अगर देखें हम कि एक फोलिकुलर सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। और एपिथेलियल सेल्स होते हैं, पहले ये फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये ल्यूमिन है जिसके अंदर कोलाइड पड़ा होता है, ठीक है। और ये ब्लड कह लें, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि ब्लड से ना, ब्लड में हमें मिलता है आयोडाइड, ठीक है। अगर हमने कोई भी आयोडीन कंटेनिंग डाइट ली है तो आयोडाइड सॉल्ट, तो आयोडाइड जो है ना वो ब्लड से जाएगा फोलिकुलर एपिथेलियम में,
ऐसे ही है। बेसिकली ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि थायराइड फोलिकुलर कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर थायराइड की सिंथेसिस होती है, फिर उसके बाद वो स्टोर होता है कोलाइड सेल्स में, फोलिकुलर ल्यूमिन में, और फिर वहां से जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज होता है। अब आयोडाइड यहाँ पे आया हमारे पास, ठीक है। आयोडाइड की जो है ना उसकी होती है ऑर्गेनिफिकेशन, मतलब थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि हमारे पास ऐसे सबसे पहले ऑक्सीडेशन करे, ऑक्सीडेशन और ऑर्गेनिफिकेशन और देन कपलिंग, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि हमारे पास क्या कहता है 3 स्टेप्स कराता है। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिफिकेशन, और देन एट द एंड हमारे पास कपलिंग हो रही होती है। अब आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज होगी वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन जो है ना फिर मजीद इसकी होती है हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, और ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग होती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है कि ये हमारे पास जो है थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलेगी। कपलिंग, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग का मतलब ये है कि ये जो है थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन हो रही है, और थायरोग्लोबुलिन के साथ जब ये कंबाइन होगी तो यहाँ पर इसने क्या बनाना है, आयोडोटायरोसिन, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या बनेगा कि फिर आयोडोटायरोसिन आपस में मिलते हैं, दो मिलेंगे, डाई आयोडोटायरोसिन, ट्राई आयोडोटायरोसिन उसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। हाँ बस अंदर जो है ना, अच्छा इसमें ना एक और चीज देखनी है हमने कि आयोडाइड से बना आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है उसकी हमारे पास क्या हुई कि पहले वो टायरोसिन के साथ मिली, ठीक है, उसके टायरोसिन के साथ कपलिंग हुई, मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन बनी, ठीक है। मोनो आयोडोटायरोसिन जो है डाई आयोडोटायरोसिन ये आपस में मिलेंगे, ट्राई आयोडोटायरोसिन बनाएंगे, टेट्रा आयोडोटायरोसिन बनाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, और पहले क्या हुई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद इसकी ऑर्गेनिफिकेशन कपलिंग, जिसमें थायरोग्लोबिन प्रोटीन के साथ बाउंड भी होती है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि एक होती है इसमें थायरोग्लोबिन प्रोटीन और एक होती है टायरोसिन, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। जो टायरोसिन होती है वो उसके साथ कपलिंग कर, उसकी कपलिंग होती है आयोडीन के साथ, और जो थायरोग्लोबिन होती है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिफिकेशन वाला प्रोसेस है, जिसमें ना वो बाउंडेड फॉर्म में रहेगी थायरोग्लोबिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास जो है, अगर मोनो आयोडीन के और टायरोसिन के मिलने से मोनो आयोडोटायरोसिन बनी है, डाई आयोडोटायरोसिन बनी है, ये दो बन सकती हैं। मोनो और डाई मिलेंगी तो ट्राई आयोडोटायरोसिन बन जाएगी, T3, और दो डाई मिलेंगी तो T4 बन जाएगा। ये हमारे पास थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में रहते हैं कोलाइड, ठीक है। इस तरह से ये इसके साथ ये इस तरह अटैच होंगे इसकी चेन में। अब जैसे ही हमारे पास जरूरत पड़ेगी टीएसएच आएगा, टीएसएच आके स्टिमुलेट करेगा फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स को, तो वो स्टिमुलस भेजेंगे अंदर, उन्होंने क्या करना है कि कोलाइड से ना T3 और T4 को रिलीज कराना है इनटू द ब्लड, ठीक है। तो ये प्रॉपर इसका एक प्रोसेस है, जिसे फिजियोलॉजी भी करेंगे कि किस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि ब्लड में ना T4 ज्यादा होता है, टी ये एमसीक्यू आ जाता है, ब्लड में कौन सा हार्मोन ज्यादा है, T4 या T3, ये एमसीक्यू आ जाता है। फिर कौन सा हार्मोन है जो एक्टिवली परफॉर्म करता है, ठीक है, एक्टिव, जो एक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी कि पेरिफेरल टिश्यू में जो एक्ट करता है, वो है T3। ये दोनों डिफरेंट एमसीक्यू है, एक है कि मैक्सिमम हाई अमाउंट में कौन सा हार्मोन है, वो है T4, और दूसरा हमारे पास एमसीक्यू है कि हमारे पास कौन सा हार्मोन है जो कि पेरिफेरली एक्टिव है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि T3 होता है पेरिफेरली एक्टिव, और इसने हमारे पास सेक्शन करना, तो ये दो मैंने आप लोगों को इसमें पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब इसमें से एमसीक्यू पॉइंट्स कौन कौन से थे, टीएसएच कहाँ जाके एक्ट करता है, ठीक है, फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स पे एक्ट करता है। थायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, फोलिकुलर ल्यूमिन से रिलीज होता है या कोलाइड से रिलीज होता है, नॉट फ्रॉम द फोलिकुलर एपिथेलियल सेल। थायराइड की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में, लेकिन वो रिलीज कहाँ कहाँ से हो रहा है, फोलिकुलर ल्यूमिन से, ठीक है, वो कोलाइड से। ये डिफरेंस आपको पता हो। टीएसएच कहाँ एक्ट करता है, फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स पे, नॉट ऑन द ल्यूमिन। कौन सा हार्मोन ज्यादा अमाउंट में होता है हमारे पास ब्लड में, T4। कौन सा मेटाबॉलिकली या पेरिफेरली एक्टिव होता है, T3। ऑक्सीडेशन और ऑर्गेनिफिकेशन ये कौन सा हार्मोन करा रहा है, कौन सा एंजाइम करा रहा है, थायराइड पर ऑक्सीडेज, ठीक है। ये सारी बातें ना आप लिखी हुई हैं फर्स्ट एड में, आपने ना इसको करना फर्स्ट एड से है, ठीक है। तो ये चीजें देख लेनी है। अब ये होता है हमारे पास जो एक और एंजाइम होता है, एक तो थायराइड पर ऑक्सीडेज है जिसने क्या करनी है, ऑर्गेनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग। दूसरा हमारे पास हार्मोन होता है 5D आयोडीनेज,
ठीक है, ये क्या करता है, पेरिफेरल, अब क्योंकि ज्यादा तो T4 है ब्लड में, ठीक है, T4 की फॉर्म में ये रहता है, तो लेकिन एक्टिव T3 है, तो पेरिफेरल टिश्यू में T4 को T3 में कन्वर्ट करता है 5D आयोडीनेज। इसकी इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, डी आयोडीनेज एंजाइम की? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं या स्टीरॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस एंजाइम को जाके इनहिबिट करेंगे, डी आयोडीनेज एंजाइम को, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि T4 की T3 में कन्वर्जन नहीं होगी, तो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव है हार्मोन वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेशक था T3 T4 बॉडी में ज्यादा होंगे, लेकिन उनके बॉडी के ऊपर इफेक्ट कम आ रहा होगा। तो ये डिफरेंट ड्रग्स हैं, ये एमसीक्यू आ जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पेरिफेरल कन्वर्जन को डिक्रीज करना है। अब फिर इनकी इंपॉर्टेंस, फिर इन ड्रग्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये माइंड में आना चाहिए ना कि अगर हम देख रहे हैं, हम इन्हीं को स्पेसिफिकली क्यों देख रहे हैं इन ड्रग्स को, और भी तो है ना, मिथीमाजोल और ऐसी ड्रग्स भी तो हैं जो थायराइड की सेंसिटिव डिक्रीज कर रही हैं, या कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि उसकी ऑर्गेनिफिकेशन नहीं कर रही, कुछ कपलिंग नहीं करा रही, कुछ आयोडाइड है जैसे वो compete करता है, अगर वो ज्यादा हो तो वो जाता जाता नहीं है अंदर ना, मतलब उसके, ये सारी भी तो और भी तो डिफरेंट ड्रग्स है ना, जो कि थायराइड को कम करेंगी और उसका इफेक्ट कम कराएंगी बॉडी में। लेकिन हम स्पेसिफिकली इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस हमारे पास एक डिजीज होती है, फॉर एग्जांपल हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट है, या थायराइड जो था उसका पेशेंट, तो थायराइडेक्टमी की है, ठीक है, थायराइडेक्टमी के बाद क्या होता है कि हमारे पास ना, अगर वो हार्मोन, अगर वो ना हाइपर थायराइड रह गया था, ठीक है, उसको यूथायराइड नहीं किया था, तो क्या होता है कि जब हम थायराइड हार्मोन रिमूव करते हैं ना, तो उसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव करते हैं ना, तो उसमें से T3 T4 जो है ना वो बॉडी में रिलीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट में, तो वो एक स्टेट क्रिएट करता है थायरोटॉक्सिकोसिस की, यानी कि इतना ज्यादा हो गया T4 की फॉर्म में ये ज्यादा आता है ना, इतना ज्यादा हो गया बॉडी में कि टॉक्सिकोसिस स्टेट आ गई है, ठीक है, तो डेंजरस एक अलार्मिंग स्टेट। उसमें अब तो T3 T4 आ गया, सारा बना हुआ आ गया, वापस T3 तो नहीं, मतलब मेनली T4 ही होता है, ब्लड में हमने पढ़ा है। तो जब हमारे पास प्री फॉर्म फॉर्म में आ गए, अब तो हम कोई ऐसी ड्रग नहीं दे सकते ना, मथीमाजोल, कार्बिमाजोल, आयोडाइड, जिन्होंने ना इसको क्या करना है कि जो इसकी सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, वो तो ऑलरेडी पी फॉर्म था, वो ब्लड में ज्यादा है। फिर हमने ऐसी ड्रग देनी है जो उसकी पेरिफेरल कन्वर्जन को डिक्रीज करे, ताकि सिम्टम्स तो रिड्यूस हो। फिर उनमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बीटा ब्लॉकर और प्रोपाइल थायरोसिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पूछ लिया जाता है कि हाँ बस ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस आप कौन सी ड्रग्स दे रहे होते हैं, ठीक है, तो इन 3 में से कोई एक ऑप्शन होती है जो कि सिलेक्ट करनी होती है। ठीक हो गया यहाँ तक? अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि थायराइड के फंक्शंस क्या हैं। थायराइड के हमारे पास बेसिकली फंक्शंस होंगे कि ये इसका ना 7 B's निमोनिक दिया हुआ है फर्स्ट एड में, वो आपने देख लेना है, ठीक है, 7 B's, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्रेन मैचुरेशन भी थायराइड करा रहा होता है, या फिर सिंपली याद कर लेना, एक दफा इनको गो थ्रू कर लेना है। बोन ग्रोथ में इसका रोल है, ठीक है, बीटा एनर्जी का इफेक्ट देता है। अब इसमें ना थायराइड जो होता है ना, इसका बीटा एनर्जी का इफेक्ट है, ये आप याद रखना, कि हम देखेंगे जैसे हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं ना, इसलिए तो उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट ज्यादा होती है, लेकिन जो इस तरह से आपने देख लेना है, ठीक है। अब हम बीटा, इसलिए बीटा ब्लॉकर इसके सिम्टम्स को एलिवेट भी करते हैं, क्योंकि इसका बीटा एडरेनर्जिक इफेक्ट है। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये बढ़ाता है, ठीक है, बॉडी में ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है, सारा इसका ना एनाबॉलिक से ही इफेक्ट्स हैं। ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, एनाबॉलिक भी है और साथ में कैटाबॉलिक भी है, ठीक है, लेकिन कैटाबॉलिक जो है वो एनाबॉलिक पे थोड़ा सा इंक्रीज है। जैसे कि अगर ये हमारे पास ना ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, तो साथ में लाइपोलाइसिस भी करा रहा है, और साथ में बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एट द एंड मतलब मेनली यही होता है ना कि हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट कमजोर होगा, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, वो ज्यादा खा रहा है, उसके बावजूद भी उसका वेट जो है वो वापस कम आ रहा होता है। ये हम इसके साइन सिम्टम्स भी देखते हैं अभी आगे। अब यही है कि हमारे पास ना बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ कि TRH आया हाइपोथैलेमस से, उससे TSH रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट किया, ठीक है, और इस तरह से फर्दर जो है ना थायराइड हार्मोन रिलीज हो गया। दूसरे इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये ना अक्सर ना FCPS में पूछ लेते हैं कौन सा हार्मोन्स की ना ट्रांसपोर्ट
ठीक है, जैसे कि थायराइड T3 T4 के बारे में एमसीक्यू आ सकता है, एक बार शायद आया भी हुआ है कि ये ट्रांसपोर्ट किस तरह होंगे, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये ना एक तो लाइपोफिलिक भी है कि मतलब लिपिड में एब्जॉर्ब हो भी जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक, अगर लाइपोफिलिक एक कंपाउंड है ना, वो तो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। लेकिन अगर वो लेकिन ये लाइपोफिलिक भी है, अब इनके ऊपर चार्ज अमाइनो एसिड भी है, तो इनको करियर प्रोटीन स्पेसिफिकली चाहिए होती है। ठीक है, और उस करियर प्रोटीन भी है स्पेसिफिक थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है ना T3 T4 के साथ बाउंड फॉर्म में रहती है, बाउंड रहेगी तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में भी रखती है। तो क्योंकि ये चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके ऊपर लाइपोफिलिक है, तो इनको ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होना होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि इन्हें जो है करियर प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जो इनको कैरी करके लेके जाएंगे, कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ना, ये एक एमसीक्यू पॉइंट्स है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाएगी तो बाउंड फॉर्म में T3 T4 ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी में क्या होगा कि T3 T4 कम हो जाएगा, बाउंड फॉर्म में ज्यादा है, थायराइड ज्यादा ज्यादा रिलीज करने लग जाता है, या ओवरऑल बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हाँ, और अगर हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो इसको डिक्रीज करती हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एस्ट्रोजिन। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये ना हमारे पास थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बाउंड फॉर्म में T3 T4 ज्यादा होता है, तो बॉडी को नेगेटिव फीडबैक होता है ना कि ये इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव थायराइड है नहीं, तो स्टिमुलस जाएगा थायराइड की तरफ, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज कराएगा। ठीक है, मतलब इन केस ये हो रहा है कि हमारे पास ना हमें एक्टिव थायराइड कम मिल रहा है, इनएक्टिव ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल T3 T4 बॉडी में ज्यादा होगा, लेकिन एक्टिव वाला कम होगा। इसी तरह से अगर ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो गई है, तो थायराइड कम भी होगा, लेकिन हम वो एक्टिव ज्यादा है, क्योंकि उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखने वाली प्रोटीन नहीं है। ये कंडीशन होती है स्टीरॉइड अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग यूज कर लिया उनका, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी स्टेरॉइड के ज्यादा यूज में। ये आपने देख लेना कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कौन सी ड्रग्स इंक्रीज कराती हैं और कौन सी ड्रग डिक्रीज कराती हैं। अब हम इसमें थायराइड में ना बेसिकली देख लेंगे इसकी डिजीजेस। ठीक है, कि कौन कौन सी होती हैं, हाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा। अब ना बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म हमने देखना है। ठीक है, अब ना जो हाइपो है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते जाते हैं। ये इतना ज्यादा कॉमन है, आप सब लोगों ने मतलब बार बार देखे होंगे ऐसे पेशेंट्स, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो मेन मेन डिफरेंस है ना, वो मैं ज्यादा हाईलाइट करके बताऊंगी। अब हाइपो में क्या होगा कि आप लोग ना साथ में मेरे साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताते भी जाएं साथ साथ। अच्छा, थोड़ा सा हिंट देती जाऊंगी, आगे आपने करना है। हमने पढ़ा थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को अगर वो बढ़ा रहा है, तो वेट लॉस किस में होना चाहिए, हाइपर में होना चाहिए या हाइपो में होना चाहिए, मतलब ओबीज पेशेंट किस में होगा और थिन किस में होगा। ठीक है, ये हमें देखना है, थिन पेशेंट कौन सा होगा, हाइपर वाला। ठीक है, इस तरह से आप जल्दी ना चैट में रिस्पॉन्ड करते जाए। तो इसमें क्या होगा कि वेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें इंक्रीज होगा हाइपो में। ठीक हो गया, फिर हमने क्या पढ़ा कि बीटा एडरेनर्जिक इफेक्ट है इसका, ऐसी है। बीटा एडरेनर्जिक इफेक्ट है तो पाल्पिटेशंस और इंक्रीज हार्ट रेट किस में आएगा, हाइपर में। हाइपो में क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा। इसी तरह से बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होने का मतलब ये है ना कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट इंटॉलरेंस भी किस में आएगी, हाइपर में। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्ड करें, इंटरेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज है तो क्या होगा कि हीट इंटॉलरेंस हाइपर में आएगी, और हाइपो में क्या होगा कि हमारे पास कोल्ड इंटॉलरेंस आएगी, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट ही डिक्रीज हुआ हुआ है, वो हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी बॉडी, तो वो ठंड उसको ज्यादा लगेगी उन पेशेंट्स को। ठीक है, इस तरह से आपने इनमें देखते जाना है कि लेकिन जो मेन हमने देखने हैं ना रिफ्लेक्सेस जैसे होते हैं कि एक जो एमसीक्यू आ जाता है कि डिलेड रिफ्लेक्सेस हमें मिलते हैं हाइपो में। ठीक है, हाइपो है, थायराइड हार्मोन जो है उसका जो है फंक्शन डिक्रीज हुआ हुआ है, तो डिलेड रिफ्लेक्सेस मिलेंगे, और हाइपर में ना रिफ्लेक्सेस एग्जेजरेटेड मिलते हैं। एक ये बात है इंपॉर्टेंट। और दूसरा थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट ये था कि हमारे पास ना जो हाइपो होता है ना, इसमें मेनोरेजिया होता है, सिवियर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फीमेल साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। और हाइपर में ना ओलिगोमेनोरिया होता है, तो ये डिफरेंट है कि इसमें ना जो ब्लीडिंग है वो डिक्रीज हो रही होती है और इसमें इंक्रीज हो रही होती है। ये देख लेना है।
ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास हाइपो है तो ऑब्वियसली वो ब्रेडिकार्डिया कराएगा, हाइपर वाला टैकीकार्डिया कराएगा। हाइपर वालों में वो जो होते हैं प्रोन होते हैं टुवर्ड्स एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एरिथमियास। ऐसे ही है, क्योंकि अगर वो बीटा एनर्जी का फैक्टर B1 पे जाके एक्ट करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज हार्ट रेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एरिथमियाज हो रहे होंगे, पाल्पिटेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, इनके चांसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज है तो हाइपर में डायरिया हो रहा होगा। ठीक है, इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी हो रही होगी ना, डायरिया मिलेगा हाइपर में और हाइपो में कॉन्स्टिपेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये टेबल बना हुआ है फर्स्ट एड में, ये आपने इसको एक दफा याद कर लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस हाइपो में क्या क्या फैक्टर है। इसमें आप बेसिकली बाकी तो कॉमन सेंस से हो जाएंगे, तीन चार चीजें जैसे अब अगर हमने ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में इफेक्ट देखना है तो हाइपो में उल्टा इंक्रीज ब्लीडिंग है, हाइपो में डिक्रीज है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि डिलेड रिफ्लेक्सेस वाली बात बताओ, इसमें से आ जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन हाइपर में हो रही होती है, ये देख लेना है आपने। ठीक है। और बस हाइपोनेट्रीमिया, जो हाइपोथायराइडिज्म है ना, इसमें ये होता है कि फ्री वाटर क्लियरेंस डिक्रीज हो रही होती है जिसकी वजह से ना हाइपोनेट्रीमिया मिल रहा होता है। ये बात इंपॉर्टेंट, ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी एक दफा आप इस टेबल को रीड कर लेंगे, फर्स्ट एड में ही बना हुआ है। ठीक है। अब हाइपोथायराइडिज्म डिफरेंट डिजीज की वजह से होता है, ज्यादातर ना ये ऑटो इम्यून डिजीज में ही होता है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ऑटो इम्यून होगा या कंजेनिटल होगा। अब इसमें ना इसकी हाइपो जो है ना, इसकी टाइप्स आ जाती हैं आगे ना, मतलब मेनली आ जाती हैं चार। ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, ये ऑटो इम्यून है। ठीक है, हाशिमोटो वाला। सब एक्यूट ग्रैनुलोमाइटिस है, ये भी बेसिकली एक तरह से ना जो है ऑटो इम्यून डिजीज है लेकिन सेल्फ लिमिटेड होती है। सब एक्यूट जो है ना ग्रैनुलोमाइटिस थायराइडाइटिस। फिर रेडल थायराइडाइटिस होता है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। अब जो है ना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो हाशिमोटो वाला है। ठीक है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो है ना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना आयोडीन सफिशिएंट रीजन जो है ना उनमें, और हाँ, और इसके अलावा ना फिर एक और वर्ड भी मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो डिफरेंस है। अब हाइपोथायराइडिज्म में वो ये पूछेंगे कि ना मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ठीक है, जस्ट अगर पूछते हैं मोस्ट कॉमन कॉज आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, और अगर ये पूछेंगे आयोडीन सफिशिएंट रीजन में हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है तो वो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अच्छा, आप लोग ना साथ में इंटरेक्ट करें, इस तरह से मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा लेक्चर लेने में। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ तो आप लोग इनबॉक्स में लाजमी रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, साथ में गलत बता रहे हैं जैसे भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता हो कि आप लोग साथ में सुन रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन हमारे पास हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है इन द आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स। ऐसे हो गया। अब इसमें हमने आगे के देख लेना है कि होता कैसे है। ठीक है, एक तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जब बॉडी जो है ना अपने ही सेल्स के अगेंस्ट या अपने ही किसी ऑर्गन के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाती है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जब इम्यूनिटी जो है वो बाहर वाली किसी फॉरेन बॉडी की बजाय अपनी बॉडी के अगेंस्ट डिवेलप हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें दो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज, हमने पढ़ा था ना अभी एंजाइम थायराइड पेरोक्सिडेज। जरा अच्छा मुझे बताएं कि थायराइड पेरोक्सिडेज का मैंने अभी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया। एनीवन जल्दी से चैट में बताएं, थायराइड पेरोक्सिडेज अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये क्या करता है, जल्दी करें, फायदा भी हो ना लेक्चर लेने का। ऐसे तो मैं बोल बोल के बस खत्म कर दूंगी तो आप लोग वो अटेंटिवली सुन ही ना रहे हो, फिर फायदा। अभी हमने पढ़ा है थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। ठीक है, हाँ, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और जो है ना कपलिंग करा रहा था। ठीक है, तो थायराइड पर ऑक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अभी हमारी बॉडी का एक एंजाइम है जिसने प्रॉपर फंक्शन करना था, हमारी बॉडी के लिए कर रहा था, थायराइड बना रहा था, लेकिन क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गई, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। थायराइड पर ऑक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी आ जाती है। उसके अलावा एंटी थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन मैंने आपको बताई थी, प्रोटीन कोलाइड के अंदर पड़ी हुई थी, इसके साथ और जो है वो डाइआइडोसिन ट्राइआइडोसिन जो है ना फॉर्म में वो मिल रहा था थायराइड। ठीक है, तो ये अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ जाती हैं तो इससे इसकी वजह से क्या होगा, एट द एंड थायराइड की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें से एमसीक्यूज भी यही आ जाते हैं कि
हाशिमेटोथायरॉइडिटिस में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, और इसमें जो है ग्लैंड भी लार्ज होगा लेकिन नॉन टेंडर होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि हाशिमेटो में नॉन टेंडर होता है, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हर्टले सेल्स मिलते हैं हाशिमेटोथायरॉइडिटिस में, ठीक है। इसमें हमें मिलेंगे हर्टले सेल्स। ये हर्टले सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लिम्फाइड एग्रीगेट्स पड़े होते हैं विद जर्मिनल सेंटर्स, मतलब सेल्स के अंदर ना लिम्फाइड एग्रीगेट्स मिल रहे होते हैं। ये आपने देख लेना है। हशीमेटोथायरॉइडाइटिस HLA-DR3 वालों में ये ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। और इसमें MCQ आता है कि टिपिकली हशीमेटोथायरॉइडाइटिस एसोसिएट कर रहा होता है विद द लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। बी सेल लिम्फोमा के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये देख लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने कर लिया कि हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस। इसके बाद था सब एक्यूट को ना क्वेर्वियन थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेर्वियन थायरॉइडाइटिस भी बोलते हैं। ये सेल्फ लिमिटेड सी कंडीशन है, और इसमें ये होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होगा ना वो पेनफुल होता है, इसमें इनलार्ज होगा, पेनफुल होगा। अच्छा, इन केसेस में ये होता है कि हमारे पास ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई फोलिकुलर सेल्स की, पहले इन्फ्लेमेशन होगी ना, वो स्वेलिंग होगी वहां पे फोलिकुलर सेल्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ना थायराइड हार्मोन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है थोड़ी बहुत। फॉर फॉर एग्जाम्पल एक आध सेल रप्चर हो गया, तो कोलाइड से ना T3 T4 की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। तो इनिशियली इन डिजीजेस में ये होता है कि पहले जो है ना, अच्छा जितने भी ये हाइपोथायराइडिज्म की डिजीजेस हम पढ़ रहे हैं ना, ये बात याद रखनी है, पहले हाइपरथायराइडिज्म होता है, फिर पेशेंट यूथायराइड की तरफ जाता है, फिर क्रॉनिकली हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चला जाता है। जैसे हाशीमेटोथायराइडाइटिस बताया है ना, इसमें भी पहले यही होगा। एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज आएंगी ना, वो थायराइड पेरोक्सिडेज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनिशियली जो है ना ग्लैंड की जब सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो T3 T4 इनिशियली बहुत ज्यादा हो जाता है। उस स्टेट को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। ये ट्रांसिएंट स्टेट होती है, कुछ टाइम के लिए आती है हाशीमेटोथायरॉइडाइटिस वालों में, हाशीमेटोथायरोटॉक्सिकोसिस। इसी तरह से कोएर्नियन थायरॉइडाइटिस में भी ना पहले हाइपरथायराइडिज्म होगा, फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है इसमें, इनमें यूथायराइड फिर ये हाइपो में कन्वर्ट होते हैं। इनमें ये डिफरेंस ये है कि ये क्या होते हैं कि हमारे पास टेंडर होते हैं, जॉ पेन हो रहा होता है इनमें, और गैनुलोमेटस डिजीज हो रही है तो इसमें ESR भी रेज्ड होता है, ये इसका एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेर्वियन थायराइडाइटिस में ESR रेज मिलेगा और ये पेनफुल होगा। फिर रिडल थायराइडाइटिस आ जाता है, ये फाइब्रस थायराइडाइटिस है, ठीक है। IgG रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना जो फाइब्रोसिस हुई होगी सारी रिडल में ना, फाइब्रोसिस हुई होती है, और जो फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर है ना उसने हमारे पास क्या किया होता है कि सारा ट्रेकिया वगैरह सबको इन्वॉल्व किया होगा, ठीक है। ट्रेकिया और ऐसे फिगर्स इन सबको ना, और ऐसे लग रहा होगा कि एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। ये MCQ आ जाता है कि कौन सा हाइपोथायराइडिज्म है जो कि हमारे पास रिजेंबल करता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के साथ, तो वो है रेडल थायरोडाइटिस। ये भी नॉन टेंडर होता है, रोप लाइक होता है, हाईली रिजिड हार्ड होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन इसमें टेंडरनेस नहीं होती, पेन नहीं होता, ठीक है। फिर कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में उसमें यही है कि बच्चा जो पैदा हुआ है बचपन से उसमें जो है ना थायराइड प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ हुआ, या तो उसकी हाइपोप्लेजिया या एजेनेसिस वगैरह है, ठीक है। इसमें ना MCQ आ जाते हैं थोड़े से ना 6 P's साइंस होते हैं कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट है ना, ठीक है। उसके आपने देख लेना कि 6 P's हैं कि प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस, जो मोन कॉमनली ना स्नेरिंग में दिया होता है कि अम्बलाइकस जो है ना वो प्रोट्रूड कर रहा होता है, ठीक है। बेली उसकी पोर्ट होती है, पोर्ट बेली मतलब बेली भी जो है उसका साइज बड़ा होगा, पेल होगा पेशेंट, पफी फेस होगा, टंग प्रोट्यूबेंट होगी, ब्रेन, हमने पढ़ा है ना कि थायराइड ब्रेन डेवलपमेंट भी कराता है, तो उस बच्चे की जब बचपन से ही नहीं है तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर पोर्ट बेली है उसकी, ठीक है, मतलब साइज उसका बड़ा होगा इस तरह से, जिसमें से अम्बलाइकस भी प्रोट्यूबेंट होगा, पोर्ट बेली। और इनमें ना मतलब हाइपोथायराइडिज्म वाले में अम्बलाइकल हर्निया के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस है ना, तो यहाँ से अम्बलाइकल हर्निया के चांसेस भी होते हैं। फिर पेल होगा ये पेशेंट, पफी फेस्ड होगा, प्रोट्यूबरेंट टंग होगी। ये देख लेना है इसके साइन सिम्टम्स, ठीक हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। अब हम देख लेंगे थोड़ा सा हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में जो मोस्ट कॉमन डिजीज है वो ग्रेव्स डिजीज है,
जो आता है थायराइडोटॉक्सिकोसिस, मैंने आपको बता दिया था। थायराइड स्टॉर्म जिसे कहते हैं। मेनली हम ग्रेव डिजीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इसके बारे में एमसीक्यू आ जाता है, इसमें कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। इसमें ना थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाती हैं, कि जो टीएसएच को स्टिमुलेट के रिसेप्टर्स को, हमने बताया था ना फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके ऊपर टीएसएच ने जाके एक्ट करना है। तो ऐसी एंटीबॉडीज बनेंगी जो इस सेल्स में जो टीएसएच के रिसेप्टर्स हैं उनको कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, T3 T4 ज्यादा से ज्यादा बनेगा। जब T3 T4 ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो वो हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स करा रहा होता है। अब हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, उसमें वापस क्या होता है कि तीन इस पे आते हैं। ऑफ्थेल्मोपैथी हो रही होती है ग्रेव डिजीज वालों में, ठीक है। ऑफ्थेल्मोपैथी, डर्मोपैथी, ठीक हो गया, और मायोपैथी होती है, मतलब ये मसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, स्किन को भी इन्वॉल्व करता है, और आई को भी इन्वॉल्व करता है। तो टिबियल एडीमा इनमें मिल रहा होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या हुआ कि इसने क्या किया, स्किन के नीचे क्या है, एडीमा करा दिया, डिफरेंट जो है ना ट्यूबरकुलोसिस फैक्टर साइटोकाइंस वगैरह को वहां पे कोमुलेट करके, और ऑफ्थेल्मोपैथी करा दी, जिसमें ना एक्सोफ्थेल्मस मिल रहा होगा, आईज जो होंगी वो इनलार्ज हुई हुई हैं, ठीक है, एक्सोफ्थेल्मस हुई हुई हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट वगैरह को वहां पे गैग्स वगैरह को लेके आता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट और गैग्स वगैरह को लेके आएगा वहां पे, और वहां एडीमा करा देगा, फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ करा देगा, आई में हो चाहे ये प्रीटिबियल एडीमा के केस में हो, ठीक है। तो ये देख लेना, ये भी HLA-DR3 और HLA-B8 वालों में होता है, ठीक है। और ज्यादातर ये स्ट्रेस पे प्रेजेंट कर रहा होता है, ग्रेव डिजीज, ये आपने देख लेनी है। इसकी फिर वो जो आता है हमारे पास ना, जो है हाइपरथायरॉइडिज्म, क्योंकि इसमें टीएसएच जो है वो बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, टीएसएच के रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए पर T3 T4 रिलीज हो जाए, तो इसमें ना हमें कोलैप्स कोलाइड मिलता है। कोलाइड के अंदर हमारे पास वो थे ना, कोलाइड के अंदर वो पड़े हुए थे T3 T4 जो है ना उसके अंदर स्टोर थे, ठीक है, कोलाइड में। तो ये क्या करता है हमारे पास, इनको कोलाइड को कोलैप्स कर देगा, ठीक है। कोलैप्स जो स्केलो मतलब वो कोलैप्स हुए हुए होंगे, तो ये स्केलोप कोलाइड मिलते होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो सारे रिलीज किए जा रहे हैं, टीएसएच आके उन पे एक्ट कर उनको रिलीज करवाया जा रहा है। तो ये हमने देख लेना है बेसिकली। फिर आ जाते हैं इसमें थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर में फिर हमारे पास क्या होता है कि तीन टाइप के हैं, ठीक है, पेपिलरी, फोलिकुलर एंड मेडुलरी, बल्कि चार, एनाप्लास्टिक भी होता है, लेकिन मोर कॉमन जो है हमारे पास पेपिलरी और ये वाले ही हैं। अब हमारे पास हमने इसमें देख लेना है, ठीक है। पेपिलरी आ जाएगा, और मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। इसमें ना एक एक बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पेपिलरी कार्सिनोमा है ना, इसमें आपने ये देख लेना है कि पेपिलरी के अंदर हमें क्या मिल रहा है, पेपिलरी कार्सिनोमा में कि वो एक तो ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस मिल रहे होते हैं, ठीक है, और समोमा बॉडीज मिल रही होती हैं। एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समोमा बॉडीज और ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस, ऐसे हो गया। और मेडुल्ली की स्पेसिफिक फीचर ये है कि वो पैराफोलिकुलर सेल से अराइज होता है, पैराफोलिकुलर सी सेल से अराइज होता है, ये एमसीक्यू हो जाता है, और कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्सिटोनिन, ये जिसने रिलीज करना होता है, और पैराफोलिकुलर सी सेल से ये अराइज हो रहा होता है, ये आपने देख लेना है, ठीक हो गया। और फिर फोलिकुलर कार्सिनोमा में हमारे पास क्या होता है कि ये इसका इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारे पास एक तो हमने इसको फाइन एस्पिरेशन साइटोलॉजी करके फोलिकुलर कार्स एडिनोमा से सेपरेट डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, कैप्सूलर इन्वेजन को देखना होता है या नहीं है। दूसरा ये होता है कि इसमें ना हिमेटोजेनस स्प्रेड कॉमन है, मतलब जो फोलिकुलर कार्सिनोमा है ना वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है, हिमेटोजेनस स्प्रेड होगा। ये एमसीक्यू आ जाता है, फोलिकुलर जो है इसमें हिमेटोजेनस स्प्रेड है, और पेपिलरी में जो है वो लिम्फेटिक स्प्रेड है, मेडुल्ली वाला कैल्सिटोनिन रिलीज कर रहा है। ये तीन चार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है फर्दर, हमने ना थायराइड अब कर ली है, इसमें कोई मसला हो तो आप बता दें, मतलब मेन मेन बातें बतानी कि हमने कोई 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर करना है, ठीक है, जिसमें हमने ना पूरे टॉपिक को टच करना है। तो मैंने अभी भी थायराइड में काफी ज्यादा ही टाइम लगा दिया, बल्कि 40 मिनट्स मैंने इसको ही दे दिए हैं। तो फिर भी जो है ना, जितनी डिटेल में बता सकती हूँ उतनी मैक्सिमम बता दी है। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो फिर हम जल्दी से आगे चलते हैं। कुछ पूछना है?
सब क्लियर है या कुछ भी समझ नहीं आई? ठीक है। ओके, अब इसमें हमारे पास ना थायराइड की बात आती है, इंसुलिन। इंसुलिन के ना मेनली मैं आपको बता देती हूँ कि प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में ये बनती है, ठीक है। प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में ये सिंथेसाइज्ड होगी पहले, फिर इसके ऊपर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द प्रो इंसुलिन, ठीक है। फिर इंसुलिन में, जब इंसुलिन में कन्वर्ट होती है ना, इसमें एक इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे पास ऑलवेज इन द बॉडी अलोंग होती है, अलोंग विद द सी पेप्टाइड, ठीक है। सी पेप्टाइड के साथ होती है। तो इस तरह से हमने ना बॉडी में, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सी पेप्टाइड के साथ होती है ना, वो ये इंपॉर्टेंस है कि हमने अगर देखना है किसी बंदे में अगर ना इंसुलिन ज्यादा है, तो चेक करना है कि ये हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हुई है या एक्सोजेनस कोई इसने इंसुलिन ली है। तो हम क्या करेंगे कि उसके इंसुलिन का लेवल देखेंगे कि उसके साथ सी पेप्टाइड है या नहीं। अगर तो विद सी पेप्टाइड इंसुलिन होगी तो इसका मतलब एंडोजेनस कोई सोर्स है जहां से इंसुलिन जो है वो मतलब कोई उसका ट्यूमर है। इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स जो है ना, जो बीटा सेल्स होते हैं जहां से ये बनती है, वहां पे कोई ट्यूमर है जो कि उसको इंक्रीज अमाउंट में क्रिएट कर रहे हैं, हाइपर इंसुलिनोमा हो रहा है। अगर जस्ट इंसुलिन इंक्रीज है तो इसका मतलब ये है कि एक्सोजेनस कहीं से इंसुलिन जो है पेशेंट ने ली हुई है। अब ये पेंक्रियाज में बनती है और लीवर और किडनी से क्लियर होती है, ठीक है। इसमें ना जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसके फंक्शंस पढ़ लिए हैं सारे, इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। ये क्या करती है कि प्रोटीलाइसिस को प्रिवेंट करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराती है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस कराती है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करा रही है, ग्लूकागोन की रिलीज को कम कर रही है, ठीक है। ओवरऑल इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है, ठीक है। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है कि ये ना सेलुलर अपटेक को पोटेशियम भी करा रही होती है ना, हाइपरकलीमिया को भी प्रिवेंट कर रही होती है। ये सारे इसके फंक्शन है। जो हमें देखना है ना वो रिसेप्टर्स देखने हैं। ग्लूट रिसेप्टर देख लेंगे। ग्लूट जो है ना 1 से लेकर ना ये होते हैं टोटल 5 तक, ठीक है, ऐसे ही है। अब इसमें जो हमारे पास ना ग्लूट 4 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं इंसुलिन इन ये सब जो ग्लूट रिसेप्टर ना बेसिकली होते हैं ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट, जिनकी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है, और कुछ होते हैं जिनकी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है। अब जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, एक स्केलेटल मसल्स और दूसरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल, इनमें हमारे पास क्या होती है कि ग्लूट 4 डिपेंडेंट इंसुलिन, ये इनके ऊपर होते हैं ग्लूट 4 रिसेप्टर, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, ठीक है, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जब तक इंसुलिन नहीं मिलेगी ये इनको, स्केलेटल मसल भी रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये इसका फायदा, जब तक इनको इंसुलिन नहीं मिलती तब तक क्या होता है कि ग्लूकोज इनके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, इसलिए इंसुलिन इनको चाहिए होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स को ग्लूट फॉर चाहिए होता है इंसुलिन, ग्लूकोज लाने के लिए, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है ना, दे डोंट नीड ग्लू इंसुलिन फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो डेली 30 मिनट्स की वॉक लाजमी करें, ठीक है। क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं होती या कम होती है या एक्ट नहीं कर रही होती। तो हमें क्या चाहिए कि एटलीस्ट मसल्स, सबसे ज्यादा तो एनर्जी हमें मसल्स को ही चाहिए ना। तो एटलीस्ट जो एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं वो तो अपना ग्लूकोज ले लेंगे ना, इसलिए उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि रेस्टिंग मसल्स को इंसुलिन चाहिए होती है, ठीक है। ग्लूट 4 के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है उनकी, और इंसुलिन चाहिए होती है। अब इसके अलावा बाकी आपने इनमें याद कर लेना, ग्लूट 1 जो होते हैं वो ब्रेन, आरबीसीज, कोर्निया, प्लेसेंटा में है, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात थी ग्लूट 2 की। ग्लूट 2 रिसेप्टर जो है ना, GLUT 2, अच्छा इसमें ये होता है कि दो है और दो से याद रखते हैं बाई डायरेक्शनल एक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो ये जो रिसेप्टर है ना, एक तो ये सारे, अच्छा 1 4 के अलावा सारे इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। इनमें ये होता है कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है ना ब्लड से ऑर्गन में भी हो रही है, ठीक है, और ऑर्गन से ब्लड में भी जा रहा है। जैसे कि ये ग्लूटो रिसेप्टर होते हैं बीटा आइलेट सेल्स में, लीवर में, किडनी में और जीआईटी ट्रैक्ट में। लीवर, किडनी, ठीक है, लीवर में आ गए, किडनी में, जीआई ट्रैक्ट में और पैंक्रियाटिक एसिड सेल्स। इसमें क्या होता है कि ये रिसेप्टर ना ब्लड से लीवर के अंदर ग्लूकोज लेके भी आएंगे और लीवर से बाहर भी भेजेंगे, ठीक है। ब्लड से लीवर के अंदर भी जाएंगे और लीवर से बाहर भी। किडनी में भी ऐसे है, ब्लड से लीवर में भी जाएगा ग्लूकोज और किडनी, ब्लड से किडनी में भी जाएगा और किडनी से बाहर भी। ये दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी आपने इनके रिसेप्टर्स का याद कर लेना कि कौन से इंसुलिन डिपेंडेंट है और कौन से इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। अब आ जाते हैं हम टुवर्ड्स डायबिटीज, ठीक है। अब डायबिटीज में हमने क्या देखना है कि डायबिटीज की पहले से तो डायग्नोसिस देख लें, ठीक है,
इसमें ये होता है कि हमने ना इंसुलिन लेवल देखने हैं। इसके 3 टिपिकल साइंस हैं, ठीक है, टिपिकल साइंस कह लें या सिम्टम्स कह लें। पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया फेजिया है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 3 इसके टिपिकल साइंस हैं जो कि इनमें आ रहे हैं पेशेंट में। ये तो इसके हो गए क्लिनिकल। अब ये होता है कि कहा, ये कहते हैं कि अगर तो ये 3 साइन है, पेशेंट को भूख ज्यादा लग रही है, पेशेंट को प्यास, पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लग रही है, पानी ज्यादा पी रहा है, थर्स्ट इंक्रीज है, हंगर इंक्रीज है और इंक्रीज। हमने अगर रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, रैंडम या फास्टिंग ब्लड शुगर या एच बी एम से बाद में जाते हैं कि फिर 2 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हम करते हैं, वो जस्ट फर्स्ट टाइम एक दफा करने पे उनकी रेशो इंक्रीज आ जाए, उनकी वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये डायबिटीज है। समझ आ रहा है डिफरेंस? 3 सिम्टम्स आए, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। इन 3 सिम्टम्स के साथ अगर जो है रैंडम ब्लड ग्लूकोज एक दफा भी हमने चेक किया है वो ज्यादा है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एक दफा भी चेक किया है वो ज्यादा है, तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये पेशेंट डायबिटिक है। लेकिन उसको पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया में से कुछ नहीं है या एक आध कोई सिम्टम है, तो हमने क्या करना है, तो हमने ये देखना है कि उसकी आरबीएस जो है वो 2 टाइम्स या 2 से ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो, या फास्टिंग ब्लड शुगर 2 से ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो, ठीक है। तो फिर हम उसको लेबल करेंगे कि ये डायबिटिक है। ये डिफरेंस आपको बताना चाहिए कि उसको हमने डायबिटिक कब लेबल करना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज दी हुई है कि 6.5 से ज्यादा होगी HbA1c तो वो डायबिटिक है, 126 से फास्टिंग ज्यादा होगा तो डायबिटिक है, 200 से रैंडम ज्यादा हो तो डायबिटिक है। ये आपने ना क्या करना है कि इनकी देख लेनी है वैल्यूज, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। अच्छा, इसकी जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ऐसा 2 इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन, तो हम पहले थोड़ा सा हम ना टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से मेनली होती है, ठीक है, यंगर एज में होती है। और टाइप 2, ठीक है, ये देख लेनी है अब हमने। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ना टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस है ना, इसके अंदर क्या है कि ये इसमें ना बीटा जो बीटा सेल है ना पेंक्रियास के अंदर, उनकी हो रही होती है हमारे पास डिस्ट्रक्शन, उनके अगेंस्ट ना ऑटो इम्यून सेल्स होते हैं। ऐसे थोड़ा सा आपको, अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ी हो ना, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि थाइमस के अंदर ना टी लिम्फोसाइट्स बनते थे। मतलब इस तरह से होते थे कि वो टी लिम्फोसाइट्स ना, उन्होंने ऐसे करना है कि कोई भी एंटीजन या कुछ देखना है ना, तो उसके अगेंस्ट जाके ना एक्ट करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स ने। लेकिन मतलब फिर वो एक प्रॉपर हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था कि उनको भी ना, उनका एक्सपोजर होता है डिफरेंट एंटीबॉडीज से, वो बाहर आते हैं, तो फिर वो ना रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स है, जितनी भी एंटीजन है उनको, और वो टी लिम्फोसाइट जो है ना उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं करते, ठीक है। सॉरी, वो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो एक्ट नहीं करते कि सेल्स के अगेंस्ट। तो इसी तरह से अगर ना वो थाइमस के अंदर वो उनकी मैचुरेशन प्रॉपर ना हो, ठीक है, कुछ सेल्स के अगेंस्ट उनको ना मतलब वो रिकग्नाइज होना रह जाए, तो उनसे फिर ये डिजीज आती है, टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये भी वन ऑफ दोज डिजीज है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास टी सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल्स की, वही जो टी लिम्फोसाइट्स जो मेच्योर होने चाहिए थे, जिनको अपनी बॉडी के अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए थी, वो डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये इंसुलिन जो है इनमें मिलेगी नहीं, ठीक है, इंसुलिन बनेगी नहीं, बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इनको तो हमेशा इंसुलिन चाहिए। ये बच्चों से स्टार्ट होती है, इनमें हम कोई जो है ना एंटी डायबिटोजेनिक ड्रग्स नहीं देते, ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स नहीं देते। ये जो है ना इनमें हमने इंसुलिन ही देना होती है, क्योंकि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन है, तो हम इंसुलिन दे रहे होंगे और इसी से ही कर रहे होते हैं आगे। और इसमें ये है, ऑब्वियसली इसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होती है, और इसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी सिवियर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना इंसुलिन जो है वो है ही नहीं, और इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी इसमें होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के लिए, ठीक है। तो ये देख लेना है। टाइप 2 फिर इसका उल्टा, टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे पास ना इंसुलिन जो है वो है तो सही, वो बने जा रही है, ठीक है, इंसुलिन ज्यादा है वो, लेकिन ना जो सेल्स है ना वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, जहां जहां उसे जाके एक्ट करना है उनमें जो है ना इंसुलिन इंटॉलरेंस आ रही है। जो आजकल जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, या पुअर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करा रहे हैं, हर दूसरे बंदे में इंसुलिन रेजिस्टेंस है,
ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंसुलिन तो रिलीज हो रही है लेकिन वो उन सेल्स पे जाके एक्ट नहीं कर रही। तो उसमें ये होता है कि फिर वो इंसुलिन बॉडी में है इसलिए, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी नहीं है, रेजिस्टेंट है। इसलिए इनमें हम स्टार्टिंग में ना एंटी डायबिटिक ड्रग्स दे रहे होते हैं, इंसुलिन से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन इससे भी एक टाइम ऐसा आता है कि इंसुलिन जो है वो रिलीज होते होते तो हैबिटेट सेल्स थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर इंसुलिन भी डिक्रीज हो जाती है, फिर एट द एंड इनको इंसुलिन दी जा रही होती है। लेकिन स्टार्टिंग में हम इनमें एंटी डायबिटिक ड्रग्स से ही स्टार्ट करते हैं, मेटफॉर्मिन और वो डिफरेंट ड्रग्स जो हमने यूज करनी है, ठीक है। अब डायबिटीज की हमारे पास ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं दो मेन, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट, जिसको हम कहते हैं नॉन कीटोटिक कोमा भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होती है वो टाइप 1 वालों में होती है, क्यों? क्योंकि इनमें इंसुलिन जो है वो हमारे पास इंसुलिन हम दे रहे हैं, ठीक है। और जो है ना वो बॉडी नहीं बना रही, ठीक है। एक तो डायबिटिक वाली, एक एचएचएस है, ठीक है। ये दो हैं हमारे पास। अब इसमें ये होता है कि इनमें ना क्या होता है कि हमारे पास ना टू सम एक्सटेंट जो आप जो टाइप 1 वाले हैं ना, इनमें तो बिल्कुल ही इंसुलिन है ही नहीं ना। जब इंसुलिन की नहीं है तो क्या होगा कि जब स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, इंसुलिन चाहिए होगी, इंसुलिन है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पाथवे हैं, जो ग्लाइकोजेनेसिस हमने कहा था ना, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इंसुलिन करा रही है, वो ग्लाइकोजेनेसिस से कन्वर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कीटोन बॉडीज बनने लग जाएंगी, ठीक है। और लाइकोलाइसिस को क्योंकि ये प्रिवेंट करेगी इंसुलिन को, अब उसका उल्टा ग्लाइकोलाइसिस भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब एचएचएस वालों में होता है कि पोर्टल वेन में मतलब कहा जाता है कि सम एक्सटेंट टू सम अमाउंट में ना इंसुलिन पड़ी होती है, क्योंकि इनमें तो ज्यादातर रेजिस्टेंस का इशू है। तो फिर भी जो है ना एटलीस्ट पोर्टल वेन में ये पड़ी है, तो ग्लूकोज के अंदर ना ग्लाइकोजेनेसिस को ना, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को कीटोजेनेसिस में कन्वर्ट नहीं करती। तो कीटोन बॉडीज जो होती है ना वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से बनती हैं, जब टाइप 1 डायबिटीज एसिड जो है ना, टाइप 1 डायबिटीज जो है ना जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, ठीक हो गया। और टाइप 2 में वापस कीटोन बॉडीज नहीं बनती। यहाँ पे क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोटिक डायलिसिस, ग्लूकोज ज्यादा है तो वो किडनी के थ्रू रिलीज भी बहुत ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक डायलिसिस ज्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी, सीरम ऑस्मोलारिटी बनेगी। और इनमें डीके वालों में मेन जो होता है ना वो एसिडोसिस होती है, ठीक है, कीटोन बॉडीज बन रही है। इनमें मेन जो डिजीज है ना डिहाइड्रेशन है, मेन अलार्मिंग फैक्टर, ठीक है। एचएसएस वालों में दोनों में हमने फ्लूइड्स तो देने हैं उनको, हाइड्रेशन तो मेंटेन करनी है, लेकिन ज्यादा डिहाइड्रेशन एचएसएस में होती है। अब जो डीके का पेशेंट है ना, इसको 300 to 600 तक भी ना हमारे पास क्या होता है कि डीके डिवेलप हो जाएगा, ठीक है। 300 से लेकर 600 तक अगर उसकी आरबीएस है ना, फिर भी उसको डीके हो सकता है, ऐसे ही है। लेकिन जो हमारे पास ये है एचएसएस का पेशेंट है, इसमें अगर हमारे पास 600 प्लस हो जाए ना आरबीएस, फिर जाके जो है एचएसएस डेवलप होता है, ये हाईली इंक्रीज। मतलब कभी भी 300 का आरबीएस पे ना डीके डेवलप नहीं होगा, बल्कि 250 पे भी, सॉरी, डीके डेवलप तो होता है 250 पे भी हो जाता है, लेकिन कभी भी 250 या 300 पे एचएसएस डेवलप नहीं होगा। इसमें 600 500 प्लस होती है, ये एक इनका डिफरेंस है मेन। अब इसमें कुछ स्मॉल ब्रीदिंग होती है, स्पेशली डीके वालों में ना कीटोन ब्रेथ आ रही होती है ना, कीटोन बॉडीज ज्यादा है, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एचएचएस में इस तरह से कोई स्मॉल ब्रीदिंग नहीं होती। एचएचएस का पेशेंट ओल्ड एज होगा, डीके वाला यंग एज भी होगा, ठीक है। फिर डीके वाले पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है एब्डोमिनल पेन और मेनली वोमिटिंग के साथ, और जो, ठीक है, एचएचएस का पेशेंट है वो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट करता है। ये डिफरेंट इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। वहां पे हमने ना ये देखना होता है कि कीटोन बॉडीज को डिक्रीज करना होता है बॉडी से, उसमें हमने ना ओस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है एचएचएस में। ट्रीटमेंट में यही है कि हम उसको आईवी फ्लूइड देंगे, आते ही पहले आईवी बोलस इंसुलिन के देते हैं, फिर उसकी इन्फ्यूजन चला देते हैं, ज्यादातर डीके में इन्फ्यूजन चलाते हैं, ठीक है। और एचएचएस में ना हम स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो ये देख लेना है आपने, पोटेशियम अगर उसका कम है, ठीक है, तो पोटेशियम कम है तो उसके लिए भी हम वो भी इंसुलिन दे के ही पोटेशियम जो है वो भी रिस्टोर हो रहा होगा, ठीक है। सॉरी, पोटेशियम जो है ना इंट्रासेलुलर स्टोर जो कहना है वो क्या यही करती है ना, इंसुलिन उसको शिफ्ट करती है ब्लड से सेल्स में, तो इंट्रासेलुलर स्टोर जो है ना पोटेशियम के वो भी डेवलप करेगी इंसुलिन के थ्रू। तो ये सारा मतलब हमने देखना है, डीके और एचएचएस का डिफरेंस देखा है, ठीक है। डीके में हमारे पास डेथ की कॉज होती है, कोमा हो जाए, ठीक है, कोमा में जाएगा पेशेंट। और जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसमें क्या हो रहा होता है, हमारे पास सेरिब्रल एडीमा, कार्डियक अरिथमियास ये डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इन दो के अलावा ना एक और भी चीज है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है डायबिटीज वालों में, वो है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है।
हाइपर की तरफ तो हम बात करें ये नहीं देखा। अक्सर पेशेंट जो हैं वो खाना खाने का ध्यान नहीं किया, प्रॉपर से खाना नहीं खाया और इंसुलिन लगा ली, हाइपो में चले गए, या डोज ज्यादा कम हो गई, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये हाइपर से ज्यादा डेंजरस होता है। तो इन पेशेंट्स को आपने कैसे ट्रीट करना है, इनके में हम या तो आईएम ग्लूकागोन देते हैं या फिर आईवी डेक्सट्रोज दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने थायराइड भी कर ली है अब तक, और इंसुलिन भी देख लिया, अब है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल को थोड़ा सा देख लेंगे। अब कॉर्टिसोल में हमारे पास क्या होता है कि ना, इसका पहले हमें थोड़ा सा फंक्शन बताओ, ठीक है। ये हमारे पास ना जो वो है एड्रीनल ग्लैंड, जब वहां से आता है ना, एड्रीनल ग्लैंड्स में जोना फेसिकुलेटा जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, रेटिकुलरिस डिफरेंट हम लेयर देखनी है, जो सबसे ऊपर लेयर है ना फेसिकुलेटा, वहां से ये हमारे पास रिलीज हो रहा होता है कॉर्टिसोल। ठीक है। और उसने इसने क्या करना है कॉर्टिसोल ने, कि ना हमारे पास क्या क्या इसके फंक्शन है वो देख लेते हैं। कि ये ना बेसिकली डायबिटोजेनिक ही है, ये ब्लड शुगर को भी बढ़ाएगा, वेट को भी बढ़ा रहा होता है, मतलब इसमें इसने क्या करना है, एपिटाइट बढ़ाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है ना, ज्यादातर रिलीज होता है हमारे पास स्ट्रेस में, और स्ट्रेस में रिलीज होता है। और ब्लड एपिटाइट बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है। मतलब जो भी हमारे पास ना कॉर्टिसोल का, अगर आप देखें ना आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस में भी आया हुआ है कि जो पेशेंट जो हैं जिनका ना मतलब सेंट्रल ओबेसिटी है, आजकल ना ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, लोअर बेली फैट बहुत ज्यादा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट फैट आ रहा है, तो उसकी रीजन मेनली बताई जा रही थी कि कॉर्टिसोल जो है वो जो है ना इन चीजों को इंक्रीज करा रहा है। लोअर अगर किसी कोई भी बंदा है ना, उसमें हमारे पास ओवरऑल वो ज्यादा ओबीज नहीं है, उसमें ये है कि या तो उसका चिन फैट मतलब सेंट्रल रीजन में आ जाता है ना, चिन फैट ज्यादा है और एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा रह रहा है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि स्ट्रेस कंडीशन पे रिलीज होता है। ठीक है। अब इसने क्या करना होता है हमारे पास सारा थोड़ा सा, एक तो ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस करा देगा ये, ठीक है, इंसुलिन के ऑपोजिट इफेक्ट करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कराएगा, जिसकी वजह से वो सारे इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी तो सारे डायबिटोजेनिक इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। वहां से ये बीपी भी बढ़ा रहा है, मतलब डायबिटीज भी कर, पेशेंट को हाइपरटेंसिव भी कर रहा है, उसको डायबिटिक भी कर रहा है, पीछे रह के जाता है, आगे वो हार्ट की डिजीज की तरफ प्रोन हो रहा होगा। ठीक है। एपेटाइट बढ़ाएगा, भूख ज्यादा लगेगी, खाना ज्यादा खाएंगे, वेट ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और ग्लूकोज की हाइपरग्लाइसीमिया भी कराता है, वैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस करके भी हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करके भी कराता है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट, हाँ ये इसका मेन फंक्शन है, ये फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, पुअर वुंड हीलिंग होगी। क्या होता है कि जब वुंड हीलिंग हो रही थी वहां पे ग्रैनुलेशन टिश्यू नहीं आके एक्ट करना होता ना, ग्रैनुलेशन टिश्यू आता है और वहां पे ग्रैनुलेशन टिश्यू पे फाइब्रोब्लास्ट आ रहे होते हैं, वही आके वहां पे वुंड हीलिंग करा रहे होते हैं ना। जब फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम होगी तो वुंड हीलिंग भी हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर पुअर हो रही होगी। ऐसे ही है। हाँ, तो ये हमने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ना फाइब्रोब्लास्ट का भी देख लिया, और दूसरा ये होता है कि इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये डिक्रीज करा रहा होता है, बोन फॉर्मेशन को भी डिक्रीज कराता है। ठीक है। तीन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ज्यादा हैं ये देखने हैं, मतलब बाकी तो हमने देखे ना, पता है कि डायबिटोजेनिक है, ग्लूकोज बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, एपेटाइट बढ़ा रहा है। एक तो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी हमने देख ली, ठीक है, जिसमें इसने क्या किया था कि हमारे पास वूंड हीलिंग को पुअर कहते हैं, इसलिए एब्डोमिनल स्ट्राया वगैरह पेशेंट में मिल रहे होते हैं, और ये स्ट्राया जो है ना वो ज्यादा बन रहे होते हैं। तो ये एक जो है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट है कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में भी ना, तो खैर ये हम आगे देखेंगे। अब इसमें एक ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर, दूसरा ये बोन फॉर्मेशन को कम करता है, बोन्स को भी वीक करता है, अब बोन्स भी वीक हो रही होती हैं, और तीसरा इसने क्या करना है कि इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स को भी डिक्रीज करना है। ऐसे ही क्या, इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पेशेंट्स पे नहीं आ रहा होता, डब्ल्यूबीसीज वगैरह की एडहेजन इनहिबिटोरी या हिस्टामिन वगैरह रिलीज नहीं हो रहा। तो मतलब ये सारा इसने काम करना है, मतलब अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो हिस्टामिन ही प्रॉपर रिलीज नहीं होगा ना, तो ये देख लेंगे। अब इसमें हमारे पास इसकी एक्सेस की वजह, एक डिजीज होती है इसके एक्सेस की वजह से अगर ये ज्यादा हो तो क्या होगी हमारे पास, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है। और इसके डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है,
जो है एडिसन डिजीज, ऐसे ही है। मतलब अगर इसका एक्सेस होगा तो उसमें हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम आ रहा है। हमें पहले कुशिंग सिंड्रोम को देख लेना है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, कुशिंग सिंड्रोम को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम दूसरी इसकी डिक्रीज होने वाली एक मिनट, हाँ। अब इसके लेवल अगर ज्यादा है, कोर्टिसोल ज्यादा है, अच्छा पहले तो हमें ना इसके रीजंस पता हो, वो तो हमें देखना, ज्यादा होगा तो बीपी ज्यादा होगा, ठीक है, हाई बीपी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ग्लूकोज, डिक्रीज इंसुलिन टॉलरेंस है, डायबिटोजेनिक स्टेट आ रही होगी, और ब्ला ब्ला, मतलब ये सारे उसके symptoms जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, पुअर वुंड हीलिंग, सेंट्रल ओबेसिटी, स्ट्राइल मार्क्स, मायोपैथी, बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये सारे इसके साइन सिम्टम्स आ जाएंगे जब कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा। अब इसकी ना दो होती हैं, एक्सोजिनस होती है, एंडोजिनस होती है कॉज, ठीक है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। अब हमारे पास क्या होता है कि ये तो एक्सोजिनस में यही है कि हम बाहर से स्टीरॉइड ज्यादा ले रहे हैं, और ये एक्सोजिनस कॉज मोस्ट कॉमन है। अब स्टीरॉइड इतने कॉमन है, आप लोगों को पता होगा कि मेल प्रैक्टिस में यही चल रहा है, हर दूसरे बंदे को स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं, ठीक है, स्टीरॉइड देके फौरन से पेशेंट ठीक हो जाता है। आप किसी भी हकीम के पास जाओ या क्वैक के पास जाओ, फीवर भी है, सिंपल सा वो डेक्सा का एक इंजेक्शन लगाएंगे, फीवर फौरन से रिजॉल्व हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो भी बड़ा खुश होकर आएगा कि हाँ मुझे तो ठीक कर दिया। मतलब इतनी ज्यादा मैल प्रैक्टिस है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन कॉज कुशिंग सिंड्रोम की जो है ना वो एक्सोजिनस स्टीरॉइड है, ठीक हो गया, एक्सोजिनस स्टीरॉइड्स। और उसके अलावा ना हमारे पास ज्यादा चीजों इससे इसमें क्या होगा कि हमारे पास जब एक्सोजिनस है ना, अब क्या हो रहा है, इसमें बॉडी में क्या फीचर्स आएंगे, हम बाहर से स्टीरॉइड ज्यादा ले रहे हैं, कॉर्टिसोल ज्यादा है, वो नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा तो पिट्यूटरी से क्या होगा, एसीटीएच रिलीज नहीं होगा, जब पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज नहीं होगा तो वो एक्ट नहीं करेगा एड्रीनल्स पे, एसीटी, तो इन पेशेंट्स में हमें डिक्रीज एसीटीएच मिलता है, ठीक है, और बायलेटरल एड्रीनल्स की एट्रोफी मिलती है, ठीक है। एक तो कॉर्टिसोल पूरी बॉडी में ज्यादा है, ऊपर से एड्रीनल्स की भी एट्रोफी हुई है, एसीटीएच भी डिक्रीज हुआ हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, इसे ये शो करोगा कि ये जो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम हुआ है ये एक्सोजिनस की वजह से हुआ है। फिर एंडोजिनस में हमारे पास क्या होता है, एंडोजिनस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसमें हमारे पास या तो ये हो सकता है प्राइमरी या सेकेंडरी भी कह लें, ठीक है। प्राइमरी में क्या होगा कि हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे ही कोई मसला है, या तो उसका हाइपरप्लेजिया हो गया है, या उसका एडिनोमा हो गया है, या उसका कार्सिनोमा हो गया है, ठीक है, ये हो गया। या सेकेंडरी, सेकेंडरी में ये है एसीटीएच के लेवल पे कोई मसला है कि कुशिंग डिजीज हो गई है, ठीक है। क्या हुआ कि एसीटीएच कह रही, हाँ एसीटीएच मतलब कि पिट्यूटरी, एंटीयर पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, वहां से एसीटीएच ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है। या ऐसा भी होता है, सकता है कि पैरान्यूप्लास्टिक कोई सिंड्रोम हो, ठीक है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होगा कि हमारे पास कोई लंग कैंसर है या किडनी कैंसर है, वहां से क्या हो रहा है कि एसीटीएच एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक हो गया। अब एंडोजिनस जो कुशिंग सिंड्रोम है ना, उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारे पास है कुशिंग डिजीज, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। कुशिंग अगर पूछा जाएगा ना कि एक्सोजिनस कुशिंग सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एक्सोजिन सॉरी एक्सोजिनस तो आ गया ना, मोस्ट कॉमन, हाँ कुशिंग सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एक्सोजिनस हम जो स्टीरॉइड लेते हैं वो। अगर पूछा जाएगा कि एंडोजिनस कुशिंग सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन क्या है, तो वो कुशिंग डिजीज है, ये हमने बेसिकली देख लेना है। अब कुशिंग डिजीज में क्या होगा कि पिट्यूटरी से जो है ना वो एसीटीएच ज्यादा आएगा, वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड्स पे, और वहां से कोर्टिसोल को ज्यादा करा रहा होगा। अब ये जो हमारे पास एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा के पेशेंट है एड्रीनल, उनमें फिर ये होता है, आप जब वो जो कराते हैं ना रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आपको क्या मिलता है कि एक ग्लैंड जो होगा उसका हाइपरप्लेजिया होगा, वो इनलार्ज हुआ होगा साइज में, और दूसरा ग्लैंड जो है ना वो एट्रोफाइड हुआ होगा। फिर ना फर्स्ट एड में बड़ा अच्छा इसके जो साइंस सिम्टम्स उनका निमोनिक दिया हुआ है मून फेस करके, ठीक है। मून फेसेस, एक तो उसमें मून फेसेस होते भी हैं, और ना दूसरा क्या होता है कि ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आएंगे, एम से मेटाबॉलिक सिंड्रोम वही मैंने बताया था, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। और बेसिकली होती है ट्रंकल वेट गेन, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज की वेस्टिंग होगी और ट्रंकल वेट गेन होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फेशियल प्लेथोरा और मतलब एंडोजेनस एक्सिस है, हिर्सुटिज्म आ रहा है, एक्नी आ रही है। इसमें एमसीक्यू आ जाता है, जो मोस्ट कॉमन है ना वो स्किन चेंजेस की मोस्ट कॉमन जो इसका साइन आ रहा होता है, ठीक है, पहले नंबर पे स्किन चेंजेस आता है, दूसरे नंबर पे इसके जो मून फेसिस में आ रहा है वो फैलो हम्प, ठीक है, वो, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बुशिंग सिंड्रोम के। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस में ना पहले आपने डायग्नोस करना है कि पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है भी या नहीं, सिंपली, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं। तो उसमें हमने क्या करना है, कुशिंग सिंड्रोम जब हम डायग्नोस करेंगे मेनली,
तो उसमें फिर हम ये देखेंगे कि फ्री कॉर्टिसोल हमने देख 24 आवर यूरिन एनालिसिस में फ्री कॉर्टिसोल देख लेंगे, लेट नाइट सैलरी कॉर्टिसोल देख लेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करना है कि दो तरह से हमने ना कॉर्टिसोल लेवल मेजर कर लेना है सिंपली। अगर कॉर्टिसोल लेवल हमें ज्यादा मिलता है तो ये तो कंफर्म हो गया कुशिंग सिंड्रोम है, ऐसे ही है। अब फिर हमने ये देखना होता है कि ये जो कुशिंग सिंड्रोम है ये एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है। ठीक है, या फिर इस तरह से एसीटीएच डिपेंडेंट है या एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, ये देखना है हमने। मतलब अब एंडोजिनस में भी हमने ये देखना है ना, एंडोजिनस तो है, एंडोजिनस में एसीटीएच डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है कि यानी कि डायरेक्ट ग्लैंड से आ रहा है या एसीटीएच की वजह से आ रहा है, उसमें फिर हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले तो अगर हमने क्या करना है कि हम ना उसको क्या कहते हैं लेट नाइट कॉर्टिसोल देते हैं 1 मिलीग्राम, सॉरी सैलरी कॉर्टिसोल भी देख लिया और यूरिनी भी देख लिया। दूसरा ये होता है कि हम ना डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि एसीटीएच डिपेंडेंट है या नहीं। हम 1 mg ना डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देंगे, 1 mg देंगे। 1 mg डेक्सामेथासोन देने से मतलब इसका नेगेटिव फीडबैक होता है ना स्टीरॉइड्स का पिट्यूटरी पे, अगर तो सप्रेस हो गया है, ठीक है, इसने जाके पिट्यूटरी पे एसीटीएच को सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब ट्यूमर जो था वो एसीटीएच इंडिपेंडेंट था, उसका यहाँ से कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 mg डेक्सामेथासोन देने पे अगर सप्रेस नहीं हुआ तो फिर ये एसीटीएच डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि ये एसीटीएच डिपेंडेंट है। तो अब अगर तो ये सप्रेस हो गया है, एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, तो या तो एंडोजिनस होगा कि एड्रीनल ट्यूमर है या हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा, या फिर एक्सोजिनस होगा कि बाहर से पेशेंट स्टेरॉइड लेता रहेगा। अगर ये सप्रेस नहीं हुआ फिर भी तो इसकी फर्दर दो कॉजेज हैं कि पिट्यूटरी का ट्यूमर है या पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है। ठीक है, अब इसमें फिर हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। अब हाई डोज में देखेंगे कि हाई डोज में देने से अगर सप्रेस होता है, मतलब इसमें ये होगा कि हमने इतनी ज्यादा हाई डोज दी जो उसने पिचिट्री को जाके जैसे कि उसके साथ कम्पीट करके ना सप्रेस कर दिया, उस ट्यूमर उससे जो रिलीज हो रहा था ना ट्यूमर से, उस ट्यूमर के साथ तो कम्पीट करके मुकाबला करके ना उसको सप्रेस करा दिया, तो फिर तो ये पिचिट्री का ट्यूमर होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने हाई डोज देने पे भी उसको सप्रेस नहीं कराया तो इसका मतलब उसका सोर्स पिचिट्री है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक तो सिर्फ पिचिट्री पे जाएगा ना, कहीं और नहीं जाएगा। तो इसका मतलब उसका सोर्स कहीं और से आ रहा है, तो वो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। फिर इनमें एंड में हम वही करते हैं कि एमआरआई वगैरह और ये सारी रेडियोलॉजी टेस्टिंग करके फर्दर ट्यूमर के साइज और उसकी लोकेशन वगैरह को मेजर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ना सीआरएस स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं हम। सीआरएस स्टिमुलेशन टेस्ट देने से ना कि अगर हमें बीच से सीआरएस दिया और उसके पिट्यूटरी पे एक्ट किया, ठीक है, तो सीआरएस स्टिमुलेशन टेस्ट पे अगर हमारे पास क्या हुआ कि इंक्रीज हो जो है ना इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब एसीटीएच जो है वो सीआरएस से अगर हमने स्टिमुलेट किया है तो उसको इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहा है एसीटीएच सीआरएस स्टिमुलेशन देने से, तो इसका मतलब वो एक्टोपिक साइड से एसीटीएच आ रहा है, वहां पिट्यूटरी से नहीं आ रहा। अगर इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब वो ट्यूमर वाली साइड से पिट्यूटरी का ट्यूमर था वहां से आ रहा था। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास जो है कुशिंग सिंड्रोम, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल। फिर होता है एड्रीनल इनसफिशिएंसी, जिसमें सारे एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी, कॉर्टिसोल भी और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारा कुछ ना। अब ये हमारे पास दो तरह की होती है एड्रीनल इनसफिशिएंसी ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी होगी जिसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है ना उसकी कोई डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हुई है किसी भी वजह से, ठीक है, ग्लैंड का फंक्शन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। प्राइमरी में ना हमारे पास एक होती है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एडिसन डिजीज। ठीक है, एडिसन डिजीज में वापस क्या होता है, अब एडिसन डिजीज का भी एमसीक्यू आ जाता है, इसकी मोस्ट कॉमन एक किस वजह से होती है, ये क्रोनिक प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी है जिसमें एड्रीनल एट्रोफी हो रही होती है। ये मोस्टली जिन पेशेंट में या तो टीबी के पेशेंट में हमें मिलती है ये। ठीक है, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी हमें कब मिलेगी, या तो टीबी के पेशेंट से मिलेगी या फिर ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस वालों में मिलेगी, या टीबी में या फिर ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस वालों में, ये आपने देख लेना है। ठीक है, एडिसन डिजीज में हमने क्या देखा, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी जो होगी वो या तो टीबी की वजह से होती है या ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस की वजह से होती है। अब इसमें क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, उल्टा होगा सारा कुछ। क्या होगा, हाइपरटेंशन करा रहा था कॉर्टिसोल, तो हाइपोटेंशन होगी, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा होगा, हाइपरकिलीमिया। अच्छा, इसमें ना क्योंकि ना दो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकिलीमिया क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्टिसोल नहीं जा रहा है, इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी जा रहा है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ना अगर आप लोगों को किडनी, आई थिंक डॉक्टर नुसरत ने पढ़ानी है, वो पढ़ाएंगे आपको, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन होता है ना, वो बॉडी में क्या करता है, पोटेशियम ज्यादा नहीं होने देता, उसको स्क्रीट कराता है बाहर। ठीक है,
तो वो हाइपरकलीमिया होने से बचाता है। तो अगर हमारे पास एड्रेनल इंसफिशिएंसी है, ठीक है, तो क्या होगा कि हाइपरकलीमिया होगा पेशेंट में। जो मिनरलोकॉर्टिकाइड है ना, एल्डोस्टेरोन, वो पेशेंट्स में क्या करेगा, पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज कराएगा। तो इनमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया मिल रहा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब अगर एसीटीएच ज्यादा है पीछे से, तो स्किन पिगमेंटेशन भी मिल रही होती है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। सेकेंडरी में फिर यही है कि सॉरी, एसीटीएच ज्यादा नहीं, कम है। अब सेकेंडरी जो है ना हमारे पास एड्रेनल इंसफिशिएंसी, उसमें यही होता है कि पिट्यूटरी से एसीटीएच की सिक्रीशन कम हो रही होती है। एसीटीएच की सिक्रीशन कम होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि आगे जाके कॉर्टिसोल और बाकी सारे जो है ना हार्मोन्स जो है वो भी रिलीज नहीं होंगे। तो इनमें इनकी कॉजेज होती हैं, या तो हमने ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी लॉन्ग टर्म तक चल रही थी, एकदम से उसकी सेजेशन की है, तो उस वजह से भी ये एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो जाती है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। बाकी एक एक्यूट एरिनल इंसफिशिएंसी होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम भी। ये होती है निजेरिया मेनिंजाइट गोनोरिया, हाँ निजेरिया गोनोरिया जो होता है ना उसकी वजह से होती है। सॉरी, निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होती है। निजेरिया मेनिंजाइटिस हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ग्राम कोस्टिकोकाई है, इसकी वजह से होती है। इसने क्या करना होता है कि जाके ना बायलेटरल एड्रीनल हैमरेज कराना है, ठीक है, पूरी बॉडी में सेप्सिस करा देगा। पेशेंट जो है वो शॉक की स्टेट में जा रहा है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, इसे कहते हैं वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बेसिकली था ऑल अबाउट थायराइड, इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल। एक सवा एक घंटे के लेक्चर में जितना हम मेन मेन इनकी चीजें कवर कर सकते थे वो हमने की हैं। बाकी इंशाल्लाह आई होप सो कि आप इसको पढ़ने के बाद ना आप लोगों को के लिए ये करना आसान होगा, एंड आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट में ना हम फियोक्रोमोसाइटोमा भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अब फियोक्रोमोसाइटोमा के ना टिपिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। पेशेंट में ना ये होता है कि हमारे पास ना एड्रिनल कॉर्टिक्स हमने पढ़ लिया ना वहाँ पे, जो उसमें से कॉर्टिसोल, मेनिलोकॉर्टिकाइड, ये सारे हार्मोन्स आ रहे थे, मेडुला से आते हैं हमारे पास एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। बेसिकली अगर हमारे पास जो क्रोमैटिन सेल्स मेडुला के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज करना है, अगर उनका ट्यूमर हो जाए ना, तो फिर इसमें हम क्या होता है कि अगर उनका ट्यूमर होगा तो उसको कहते हैं कि फियोक्रोमा क्रोमोसाइटोमा हुआ है, ठीक है। इससे पेशेंट जो है वो क्या, अब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का आपको याद हो तो क्या काम है, ये कितना ज्यादा मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे ना, सिंपैथेटिक रिसेप्टर पे जाएंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे, अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके, बीटा रिसेप्टर पे जाके हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, पाल्पिटेशंस होंगी, स्वेटिंग होगी, हेडेक होगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हेडेक हो रहा होता है, ठीक है। अल्फा टू आपने थोड़ा सा माइंड में रखते हो, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एक्ट करेंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे, वेसल्स की कंजेशन होगी ज्यादा, वो ब्रेन पे इफेक्ट कर रही होती है, वहां पे सिवियर हेडेक हो रहा होता है। स्वेटिंग इन पेशेंट्स में ज्यादा होती है। इसमें भी स्वेटिंग में भी यही होता है कि हमारे पास ना पीछे से जो है ना सिंपैथेटिक जो होता है ना, वही सिस्टम ही स्वेट स्वेट ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट कर रहा होता है। पाल्पिटेशन हो रही है, बीटा सेल्स हैं वो जाके बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें होता क्या है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा इनमें, ठीक है, पेलर पेशेंट पेलर हो रहा होगा। तो अब उसमें होता क्या है, इनमें रूल ऑफ 10 देख लेना है कि ये 10% जो होता है ना, ये मेलिग्नेंसी की तरफ जाते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं। 10% ना दोनों एरिनल्स में इन्वॉल्व करेंगे, बायलैटरल होंगे। 10% एक्स्ट्रा एरिनल होते हैं, ब्लैडर वॉल या अदर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। 10% किड्स में होते हैं, 10% कैल्सिफाई करते हैं। थोड़ा सा इसमें रूल ऑफ 10 देख लेना है। इसकी फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट बात है, हमने कैटिकोलामीन्स ज्यादा मिलेंगी, होमोवेनिलिक एसिड, विनाइल वेनिलिक एसिड वगैरह जो है ना यूरिन में ज्यादा मिल रही होती है। फिर ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट में ना हम इनको क्या करते हैं कि इरिवर्सिबल हमने ना फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी करनी है, इस ट्यूमर को रिमूव करना है। तो ड्यूरिंग सर्जरी जब हम ट्यूमर को रिमूव कर रहे हैं तो एक स्ट्रेस की कंडीशन ना आए, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी क्या हो कि फियोक्रोमोसाइटोमा में जब हमने ट्यूमर को यहाँ से अगर निकाला है, तो जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से पड़ी है वो बॉडी में रिलीज होकर स्ट्रेस की कंडीशन ना कर दे, एक्सट्रीम वेसोकंस्ट्रिक्शन और वो वाले सिम्टम्स ना क्रिएट करे। तो हमने ना पहले इनको, जैसे हम थायराइड से पहले यूथ थायराइड करते हैं, वैसे ही हम फियोक्रोमोसाइटोमा से पहले उसको इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर देते हैं, जो कि अल्फा रिसेप्टर्स को इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा ब्लॉकर्स भी देंगे, बीटा भी देंगे, लेकिन हमने हमेशा 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 अल्फा ब्लॉकर्स पहले देने हैं। अगर हमने बीटा ब्लॉकर पहले दे दिए ना, तो क्या हुआ कि बीटा टू रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि ना वेजो डायलेशन करा रहे होते हैं, तो उनका जो वेजो डायलेटिंग इफेक्ट है ना वो भी खत्म हो जाएगा, और एकदम से एक सिवियर किस्म की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, पेशेंट जो है वो क्लैप्स कर जाएगा।
तो पहले अल्फा ब्लॉकर्स देने हैं, फिर बीटा ब्लॉकर्स भी देने हैं उन पेशेंट को। जब ये सारे रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए ना एड्रेनर्जिक, अब हम सर्जरी करेंगे, उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे। तो हम श्योर होंगे कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होता भी है तो पीछे से रिसेप्टर्स ब्लॉक है, वो कुछ नहीं कर सकते वहां पे जाके। ठीक हो गया। तो हमने इरिवर्सिबल ब्लॉकर देने हैं। उसके इरिवर्सिबल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इतनी ज्यादा अमाउंट में निकल के उसके साथ कम्पीट करके उसको हटा ना देना अपने रास्ते से। तो ये आपने देख लेना। ठीक है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट थी, ये इंपॉर्टेंट था तो हमने देख लिया। ठीक है। ये बेसिकली सारा वो था ऑल अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज में हम लेक्चर एंड करते हैं। कोई भी मसला हो तो वो कंफ्यूजन वगैरह और लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग लगा है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से भी अंदाजा हो रहा है, जितने कम हुए हैं ना आप लोग। हम्म। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। और नेक्स्ट टाइम ना आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाना है ना उसको एक दफा एटलीस्ट रीड दे के आ गए, ताकि हम ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें सेशन, ताकि मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन आंसर करूँ, आप लोग साथ रिस्पॉन्ड करें हो तो वो अच्छे से समझ आए। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज।